चलो बेटा, लास्ट क्लास में ये सेल्फ डिफेंस वाला लिख भी लिया था, हाँ, पीएच इन एवरीडे लाइफ ये कंप्लीट कर लिया था, ये भी बता दिया था, हाँ, हमारे पास जो नेटल प्लांट होता है वो मिथेनॉइक एसिड रिलीज करता है हमारी बॉडी में स्टिंग के थ्रू, और उसको ठीक करने के लिए डॉग प्लांट को हम गिर सकते हैं वहां पे, क्योंकि डॉग प्लांट के अंदर बेस होता है एक प्रकार का, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, आप भी ये क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से सिर्फ सॉल्ट बाकी है, कोशिश करेंगे ये सॉल्ट आज पूरा हो जाए, नहीं तो कल तक तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। चलो पहले वाले का आंसर देखो बेटा, क्या है, व्हाट डू यू व्हाई डू HCl HNO3 shows acidic character in aqueous solution, क्यों शो करते हैं बेटा HCl HNO3 ये एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं बेटा, H+ आयन रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये लोग एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करते, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करते, बिकॉज ये H+ आयन डोनेट या रिलीज नहीं करते पानी के अंदर, ये बहुत सिंपली था, ये बताया भी था इससे पहले, ठीक है। जैसे नहीं, हमारे पास जो एसिड है वो पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करेंगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, आयन प्रोड्यूस करेंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अल्कोहल या ग्लूकोज डालने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या, नहीं होती, क्यों नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज नहीं करते। Why do aqueous solution of acid conduct electricity, अभी आंसर दे दिया है ना, तुरंत आंसर दिया, क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। Why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper, dry litmus paper का कलर क्यों नहीं चेंज करता, क्योंकि वाटर नहीं होता, इसलिए aqueous solution में ही वो H+ आयन रिलीज करता है, जब पानी नहीं रहेगा तो एसिड H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, that's right। next, while diluting an acid, why it is recommended that acid should added to the water, not water to the acid, हमें, हाँ वेरी गुड, वो जो प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब भी हम एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में मिलाएं, ठीक है, मेनली हम पानी के अंदर एसिड को मिलाते हैं, क्योंकि जो भी हीट निकलती है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पानी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, एसिड थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो वो जो हीट है वो पानी के अंदर चली जाती है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है बहुत देर तक, लेकिन अगर आप एसिड में पानी डालेंगे तो पानी जो है वो कम रहेगा क्वांटिटी में, एसिड जो हीट रिलीज करेगा वो पानी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, हाउ इट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, हाइड्रोनियम आयन का क्या होगा जब एसिड को डाइल्यूट करेंगे, देखो एक बात समझो, जो पानी है, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, जो एसिड है, एसिड को जब भी हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये बनाता है H3O+ आयन और साथ में X- निकालता है, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है। मान लो एक किसी भी बीकर में हाइड्रोनियम आयन है 10 ml, मतलब पानी में एसिड डाला, कुल मिला के वो सॉल्यूशन में 10 ml, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगा, और अगर मैं इसमें और पानी डालूंगा तो एसिड मेरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और H3O+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब एसिड और पानी को मिलाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और अगर और पानी मिला देंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पहले भी 100 आयन थे, अभी भी 100 आयन रहेंगे, लेकिन पहले 10 ml में 100 आयन थे, अब हो सकता है 50 ml में 100 आयन हो, मतलब पहले सोचो एक कमरे में 10 लोग थे, अभी वही लोग उसमें से कुछ उठ के, मतलब अपन ने गेट खोला, मतलब दूसरे कमरे में भेज दिए, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास वही 10 लोग हैं, वो 2 कमरे में बैठे हैं, ये 3 कमरे में बैठे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया ना। अब यहाँ पे अगर ज्यादा लोग हो जाते तो भरा भरा रूम हो जाएगा, सफोकेशन होने लगेगा, समझना कहने का मतलब क्या है, हाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। हाउ इट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेसिव बेस डिसॉल्व इन द इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ये कह रहा है कि क्या होगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे अफेक्ट होगा व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH आयन बढ़ जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अरे एक NaOH का सॉल्यूशन है, उसमें और बेस डाल दिया, जब बेस डालोगे तो OH माइनस आयन और बढ़ जाएंगे, OH माइनस आयन और बढ़ेंगे तो सबसे और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, मतलब बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बेटा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा,
डन, समझ में आया? तो सब्सटेंस होगा वो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। डन। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, उनका पीएच दिया हुआ है 6 और 8, तो 6 वाला एसिडिक है, 8 वाला बेसिक है। 6 वाला कौन सा कलर देगा? लाइट ग्रीन। 8 वाला कौन सा कलर देगा? डार्क ग्रीन। ठीक है, कलर याद रखना बिल्कुल। 6 वाला तो फिर भी कलर दे सकता है येलो ग्रीन, येलो और ग्रीन के बीच में ना येलोइश ग्रीन कहते हैं इंग्लिश में, है ना? येलो और ग्रीन के बीच में येलोइश ग्रीन कॉम्बिनेशन कलर देता है। ठीक है, चलो। विच सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोजन आयन? जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है। 7 से कम वाले का पीएच कम, 7 से कम पीएच वाले का वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। 7 से कम पीएच वाला एसिडिक होता है। एसिड में H+ आयन होते हैं, तो किसके पास H+ आयन ज्यादा होंगे? ए सॉल्यूशन के पास H+ आयन ज्यादा होंगे। 6 वाले के पास मोर H+ आयन, मोर H+ आयन। और जिसका pH 8 है इसके पास OH- आयन ज्यादा होंगे। विच ऑफ दिस एसिड, इसमें तो कौन सा एसिड है? पहले बता दिया, 6 वाला एसिड है और 8 वाला क्या है बेटा? बेस है ना। सॉल्यूशन बी क्या है? What effect does the concentration of H+ ion have on the nature of the solution? क्या इफेक्ट होता है कंसेंट्रेशन का ऑफ H+ ion? ठीक है, what effect does the concentration of H+ ion on the nature of the solution? H+ ion किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर ज्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अरे यार सही बात है ना, कोई भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन होंगे तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा। लिख देना, बहुत सिंपल है। क्या है तो देखो, क्या है, मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, मैं जितना भी पढ़ाता हूं, ठीक है, वो थ्योरी में सारा कवर हो जाता है। मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूं, जितना टीचर, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं भी तुम पढ़ो, टीचर थ्योरी में सब कुछ कवर कर देता है, एनसीईआरटी में सब कुछ कवर हो जाता है। क्लास 10th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लो, क्लास 11th, क्लास 12, कोई सी भी एनसीईआरटी ले लो, उसमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, मेन केमिस्ट्री, उसमें लगभग 90% 90 से लेके 95% टोटल का टोटल केमिस्ट्री आपकी जो किताब है ना केमिस्ट्री की, उसी में से आना है, कुछ बाहर से नहीं आना है। मतलब 95% तो वो लोग ऐसा करके देते हैं कि इसी में से आएगा। मतलब 25 या 28 नंबर की अगर केमिस्ट्री है तो उसमें से ये समझो कि 22-23 नंबर की केमिस्ट्री उसी एनसीईआरटी में से आनी है। 25 में से 23 नंबर, हाँ, इंडेक्स क्वेश्चन या एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे ना तो उसमें से आ जाएगा। ठीक है, ये तो तुम लिख के ले लो मेरे से, आना ही आना है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है कि केमिस्ट्री कहीं और से उठ के आ जाए। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे ना, मतलब आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बहुत सारे लगाने हैं। मैं लगवाऊंगा, मेरे पास है पीडीएफ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे पास एक चैप्टर के कम से कम 150 क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं दे दूंगा लगाने के लिए, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे या पूरे आपको जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आने वाले होंगे ना वैसे होंगे, मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप जितने क्वेश्चन लगाओगे ना, क्या होता है, देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप भूल जाते हो। आप करो क्या, आप जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफरेंस होता है। बच्चा मान लो सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं उसने नहीं पढ़ा हुआ, टीचर ने पढ़ाया हुआ, टीचर ने वर्बली हिंदी में बता दिया होगा, अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन की तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। पास तो हो ही जाओगे, पास होने के लिए कोई वो थोड़ी है। पास तो ऐसे ऐसे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हें आखिरी में दिखेगा भाई ये पास हो गया, मतलब तुम्हें लगेगा आखिरी में जब तुम निकलोगे ना, लगेगा बस ये भी पास हो गया। लेकिन तुम क्वेश्चन जितने लगाओगे ना तब तो बुद्धि बोलेगी व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो वो सब्सटेंस को एसिडिक बना देगा। नेचर जो सॉल्यूशन का होगा वो एसिडिक नेचर होगा। डू बेसिक सॉल्यूशन है H+ आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होता है? देखो बेटा, इधर पानी है, पानी में H+ और OH- आयन होता है। ठीक, क्लियर हो गया इतना? इसमें मान लो अगर मैंने बेस डाल दिया, बेस के डाला मैंने NaOH, Na+OH-, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक बेसिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? ये बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या H+ आयन होता है? हाँ होते हैं, देखो 2 OH आयन है। कितने OH आयन है बेटा? 2 OH आयन है, एक यहाँ पे OH आयन है, एक यहाँ पे OH आयन है। लेकिन इस सॉल्यूशन में भी देखो H+ आयन है, लेकिन यहाँ पे H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या है बेटा? कम है। H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा लो है। जब H+ आयन का कंसंट्रेशन लो है तो ये सब्सटेंस बेसिक रहेगा, लेकिन इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन तो है। तो वो पूछ रहा है डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयन कंसंट्रेशन? यस। क्या बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन होता है? तो हाँ, बेसिक सॉल्यूशन में यस H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। H+ आयन होता है? यस होता है। इफ यस, व्हाई दीज आर बेसिक? बेसिक क्यों होता है? क्योंकि
वहां पे OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है, वहां पर OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है ये ज्यादा होता है। OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है, ये कंसेंट्रेशन क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, इसीलिए ये सब्सटेंस बेसिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है अंडर व्हाट soil condition do you think the farmer would treat the soil of his field quicklime? किस कंडीशन में उसे अपने मिट्टी को क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट चौक से अपने फील्ड में ऐसे छिड़काव करना चाहिए? कब करना चाहिए? जब एसिड रेन होगा। एसिड रेन होगा तो पूरी धरती ऐसे एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक हो जाएगी तो ये तीन जो हमारे पास केमिकल है ये बेसिक होता है, ये केमिकल वहां पे अगर हम छिड़क देंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और मिट्टी के पीएच को फिर से न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? सॉल्ट क्या है बेटा? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जिसमें H+ आयन होता है और ना जिसमें OH- आयन होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस का रिएक्शन कराने पे सॉल्ट बनता है। ठीक है, एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर निकल जाता है, मतलब H+ और OH। वाटर किससे बनता है? H+ आयन और OH- आयन से बनता है। तो H+ OH- आयन अलग हो जाता है और जो सब्सटेंस हमारे पास बचता है उसे हम वाटर कहते हैं। कैसे बनता है? अभी बहुत सिंपल है, इसको क्या ही बताना बार बार। अब जैसे मेरे पास मान लो NaOH है, ये NaOH रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो बनाएगा NaCl और साथ में बनाएगा वाटर। NaCl के साथ में क्या बना लेगा बेटा? ये वाटर बना लेगा। NaCl के साथ क्या बना लेगा बेटा? ये वाटर बना लेगा। NaCl के साथ ये वाटर बना लेगा। ठीक है, NaCl के साथ क्या बना लेगा बेटा? ये वाटर बना लेगा। डन। तो यहाँ पे ये बेस है, ये बेस जाता है रिएक्शन करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना, एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये कौन सा प्रोसेस है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, चलो बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे पता करोगे? देखो जो केमिकल फॉर्मूला है ना उससे ही हम मेनली पता करते हैं कि सॉल्ट का फैमिली क्या है। ये देखो क्या लिखा है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का यहाँ क्या मीनिंग हो जाएगा? इधर से पोटेशियम मतलब हो जाएगा के, सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? SO4। सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? SO4। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा SO4, ये 2 आ जाएगा। बगल में क्या लिखा है बेटा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में क्या मतलब हो जाएगा? Na2SO4, Na2SO। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? कैल्शियम सल्फेट हमारे पास आ जाएगा CaSO4। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या दिया है? सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम मतलब आ गया Na, नाइट्रेट मतलब NO3। फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब क्या आ जाएगा बेटा? Na2CO3। इसके बाद क्या बता रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड NH4 एल्युमिनियम अमोनियम है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखो ये जितने भी लोग हैं ये सारे सल्फर की फैमिली को, सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं बेटा? सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखो सब में लिखा ना SO4 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 SO4, ये सारे सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। डन। जैसे अब ये NaCl है और यहाँ भी Cl है, तो ये दोनों क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली को बेटा? क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ये नाइट्रेट फैमिली को बिलोंग करता है, नाइट्रेट फैमिली को बिलोंग करता है। और ये वाला कार्बोनेट फैमिली को। अब कार्बोनेट में आप और बना सकते हो, जैसे K2CO3 बना लो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लो। तो ये सारे कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करते हैं बेटा? कार्बोनेट फैमिली। कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, और ऐसे ही नाइट्रेट फैमिली को बिलोंग करता है। समझ में आया? तो जो हमारे पास पीछे ग्रुप लगा होता है, मेटल नॉन मेटल का ग्रुप लगा होता है, जो नॉन मेटल लगा होता है वो फैमिली डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है बेटा? फैमिली डिसाइड करता है। क्लियर हो गया? चलो, तो आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक फ्रॉम इट।
आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है। अब एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैं तुमको अभी इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझाता हूँ, ठीक है। Salt having some positive and negative radical and said to be from family belong to a family. For example, NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt. यहाँ पे NaCl और Na2SO4 ये सोडियम की फैमिली को बिलोंग करती है क्योंकि इन दोनों के आगे सोडियम लगा है। इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl KCl क्लोरीन क्लोरीन है ना, तो ये क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। ये दोनों किसकी फैमिली को बिलोंग करते हैं बेटा? क्लोराइड फैमिली को, क्लोराइड सॉल्ट लिखा है ना, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। हाउ मेनी फैमिलीज यू आइडेंटिफाइड, यहाँ पे आपने कितनी फैमिली आइडेंटिफाई की मैंने बता दिया तुमको। ये कार्बोनेट फैमिली है, वो ये दोनों क्लोरीन फैमिली है, ये नाइट्रेट, इसमें और लगा देते KNO3 है ना, ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट बनाते तो वो भी एक फैमिली हो जाता। ऐसे ये सारे सल्फेट फैमिली को बिलोंग करता है। या तो फिर जैसे आप सुनो, अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं कि मेरे पास Na2SO4 है, मेरे पास NaCl है, मेरे पास NaNO3 है ना, अगर मैं इन तीनों में क्लासिफाई करवाऊंगा तो कौन सी फैमिली है? ये Na मतलब सोडियम फैमिली है। कौन सी फैमिली है बेटा? सोडियम फैमिली है मेरे पास ये, ठीक है। मेरे पास कौन सी फैमिली बेटा? सोडियम फैमिली बची हुई है। डन, क्लियर हो गया। तो ऐसे वो देने के ऊपर होता है कि आपको कैसे अरेंज करके दिया है। सारे 4 सोडियम दिख रहे हैं तो वैसे सोडियम फैमिली, पीछे वाले कॉमन दिख रहे हैं तो वो क्लोराइड फैमिली, खत्म। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? पीछे के सल्फेट 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 सारे दिख रहे हैं, सल्फेट फैमिली, खत्म। समझ में आया? ऐसा चलो, तो अब यहाँ पे कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिडेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चेक वेदर द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर और नॉट, मतलब कौन सा इसमें पानी में सॉल्युबल है। तो देखो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट भी पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वो भी पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है, धीरे धीरे सॉल्युबल हो जाता है, मतलब टाइम लगता है सॉल्युबल होने में, हो जाता है। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है ना, अपन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कॉपर सल्फेट से नीले कलर का क्रिस्टल होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा समय लगता है। नॉर्मल NaCl की तरह नहीं तुरंत घुल जाएगा, 1 2 3 4 सेकंड में नहीं घुल जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है उसको। सोडियम एसिटेट भी सॉल्युबल है लेकिन ज्यादा एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं है, ज्यादा एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों सॉल्युबल है लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है ना। मतलब तुम सोचो कि नमक जितना मिलाते जाओ 30-35 ग्राम मिला दो 100 ml में, उतना सॉल्युबल हो जाता है, उतना सॉल्युबल नहीं है। सम अदर सॉल्ट अवेलेबल आल्सो यू कैन टेक इट, मतलब आप कुछ और भी देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चेक द एक्शन ऑफ दीस लिटमस, इसको लिटमस में आप एक्शन करके देख सकते हो। सुनो, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को अगर लिटमस पेपर में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर अगर लिटमस पेपर में डालते हो तो चेंज आएगा। कलर क्या होगा बेटा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। डन, समझ में आया? अब एसिड से बेस होगा, बेस से एसिड होगा, वो 2 मिनट बाद बताता हूं। एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी, अगर उसको मैंने इसका सॉल्यूशन, अगर इसको इसके सॉल्यूशन में अगर मैं लिटमस पेपर डाला तो इसका लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होगा वहां पे, क्योंकि एसिडिक और बेसिक है, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने तुमको वो नहीं पढ़ाया ना, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो कैसे सॉल्ट बनते हैं, वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करता है तो कैसे सॉल्ट बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। इसलिए तो जिंक सल्फेट कलर में चेंज लाएगा, हाँ कलर में चेंज लाएगा। कॉपर सल्फेट कलर में चेंज लाएगा, हाँ लिटमस पेपर को कलर में चेंज लाएगा। सोडियम एसिटेट हाँ कलर में चेंज लेके आएगा। सोडियम कार्बोनेट कलर में चेंज लाएगा, हाँ कलर में चेंज लेके आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी कलर में चेंज लाएगा, ठीक है। तो देखो एक जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, लेकिन बाकी बच्चे जितने बैठे हैं या तो वो एसिडिक सॉल्ट है या तो वो बेसिक सॉल्ट है। क्लियर हो गया? या तो वो एसिडिक सॉल्ट है या तो वो बेसिक सॉल्ट है। डन। अब तो इनका पीएच अलग अलग है, हाँ इनका पीएच अलग अलग है। अब हम पीएच कैसे फाइंड करेंगे? हम लिटमस पेपर डालेंगे, लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, या तो क्या करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कलर चेंज करता है, ठीक है। विच यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन होता है ना, वो डालेंगे। टर्मरिक तो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है ना, ये भी पढ़ना है। आइडेंटिफाई द एसिड बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, बताओ कौन सा एसिड
और कौन सा बेस यूज हुआ है इन सॉल्ट को बनाने में, ठीक है। यहां से चालू करते हैं क्वेश्चन। NaCl बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो किससे बनाया होगा बेटा, NaOH और HCl लिया तो उसने बना दिया NaCl और साथ में बना दिया वाटर। क्लियर हो गया। तो सोडियम क्लोराइड मेरा किससे बना, सोडियम क्लोराइड मेरा बना NaOH प्लस HCl से, ठीक है। किससे बना, NaCl प्लस HCl प्लस NaOH से। तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो ये सॉल्ट बनाएगा और ये सॉल्ट बनेगा, ये इसका पीएच रहेगा 7। इसका पीएच कितना रहेगा बेटा, 7। कैसा रहेगा बेटा, ये न्यूट्रल। कैसा रहेगा बेटा, ये न्यूट्रल। इसके बाद क्या बोल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनाया हुआ, बहुत आसान है, देखो कि OH ले लो, HNO3 ले लो, नाइट्रेट है ना, तो H के साथ OH, वाटर अलग हो गया, K के साथ NO3, KNO, ये हो गया। इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, इधर देखो, AlOH का होल थ्राइस ले लिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का बेस। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया, मुझे क्या बनाना है, क्लोराइड बनाना है। क्लोराइड बनाना है तो क्या ले लूंगा, HCl। अरे क्लोराइड बनाना है तो क्या ले लूंगा, HCl। H के साथ OH चला गया तो वाटर बन गया, और Al के साथ Cl लग गया तो AlCl3। क्या बन जाएगा बेटा, AlCl। डन। तो यहाँ पे अपने पास ये देखो, अब इसको बैलेंस करोगे तो अपने पास यहाँ पे 3 हो रहा है, देखो ऑक्सीजन 3 हो रहा है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा अपने पास, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हो गया 6, यहाँ तो हाइड्रोजन हमारे पास 3 ही है, तो 3 यहाँ लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हो गया। क्लोरीन 3, एल्युमिनियम 1, बैलेंस है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया, कौन सा एसिड कौन सा बेस हमने यूज किया, सुनो आराम से। इसके बाद क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए NaOH यूज करना पड़ेगा, NaOH यूज करना पड़ेगा। इस NaOH में मैं क्या ऐड कर दूंगा, कार्बोनेट, H2CO3। H2CO3 दो बेस रिएक्शन नहीं करते बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस होता है, दो बेस रिएक्शन नहीं करते। देखो H के साथ OH के वाटर निकल गया और Na2CO3 फिलहाल तो हमने बनाया है, खाली ऐसे बनता हो ना बनता हो एक अलग बात है, ठीक है। फिलहाल तो हमने एसिड और बेस का यूज किया। और क्या है बेटा अपने पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाओगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे पता है, NaCl लेना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी पड़ती है, अमोनिया के सॉल्यूशन से पास कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को NaCl से पास कराता है। उस कंडीशन में मेरे पास NaHCO3 बनता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब बनता है, ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन NaHCO3 मुझे अगर ऐसे ही बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे वाला याद नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4 जो टेबल है उसके अंदर आप जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाले क्वेश्चन पूछे थे ना, ये वाले क्वेश्चन कहाँ गए बीच में, कि ये सब्सटेंस जो बने हैं इनका पीएच क्या होगा, ठीक है। अब सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्शन करता है, सुनो बेटा, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, NaOH से अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है NaCl, और क्या बनाएगा बेटा, H2O। तो इन सब का एसिड बेटा, इनका का पीएच कितना होता है, 7। इन सब का पीएच कितना होता है, 7। इधर सुनो, HCl हो गया, HCl अगर KOH से रिएक्शन करता है तो बनाएगा KCl और साथ में बनाएगा वाटर, इसका भी पीएच कितना होगा बेटा, 7 होगा। तो ऐसे सॉल्ट जैसे NaOH, सॉरी ऐसे सॉल्ट जैसे कि NaCl, एक मिनट है ना, NaCl, KCl, ये जो सारे सॉल्ट है इन सबका पीएच 7 होता है। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, ये ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। सुनो, न्यूट्रल
बेटा इधर अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया, सुनो मेरी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया HCl, दिक्कत ही नहीं है। वीक बेस ले लो, वीक बेस में क्या लोगे बेटा, NH4OH, ये क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। इसको सुनो, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों बनेगा एसिडिक सॉल्ट, सुनो मेरी बात, HCl जो है, सुनो बेटा, जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पे। तो क्या बनेगा सुनो, H के साथ OH, वाटर बन गया, वो बनाएगा NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड अगर पीछे था तो वो अमोनियम क्लोराइड क्या था बेटा, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट था। अमोनियम क्लोराइड क्या था बेटा, एसिडिक सॉल्ट था। ठीक है चलो, तो NH4 अगर Cl पीछे था तो वो कौन सा सॉल्ट था बेटा, वो एसिडिक सॉल्ट था। कौन सा सॉल्ट था बेटा, वो एसिडिक सॉल्ट था। समझ में आ गया। अब सुनो आराम से, एक मेरे पास मैंने ले लिया H2SO4, एक और कोई सॉल्ट लो, एक और कोई ऐसा बेस लो जो कि वीक बेस हो, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर इधर सुनो आराम से देखो, कैल्शियम के साथ सल्फेट, तो CaSO4, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। इधर इसके बाद वाटर निकल जाएगा, H2 बैलेंस कर लेना। एक मिनट और एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास है H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन मैंने किससे किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, CuOH के होल ट्वाइस से। तो यहाँ पे वाटर के साथ ये बना लेगा, H के साथ OH वाटर बना लेगा, और कॉपर के साथ सल्फेट CuSO4 निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा बेटा, CuSO4 यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये भी मेरे पास कौन सा सॉल्ट है बेटा, एसिडिक सॉल्ट है। CuSO4 भी क्या है बेटा मेरे पास, एसिडिक सॉल्ट है। अगर पीछे अमोनियम क्लोराइड है था, अगर पीछे कैल्शियम सल्फेट था, पीछे अगर कॉपर सल्फेट था, ये सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। ये पीएच पेपर को का कलर या तो रेड में बनाएंगे, या तो ब्लू में बनाएंगे, सॉरी या तो रेड में बनाएंगे, या तो ऑरेंज बनाएंगे, या तो येलो बनाएंगे। क्योंकि ये देखो ये जितने हैं ये सब एसिडिक हैं, एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन ये जो एसिडिक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट थोड़ी है, वीक एसिडिक सॉल्ट है। मतलब ऐसे इनका एसिडिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगा, इनका एसिडिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इनका एसिडिटी क्या होगा बेटा, वीक होगा। तो इनमें कौन सा कलर आएगा, येलो कलर आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कहां तक होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कहां तक होगी, 4, 4.5, 5 ऐसे ही होगी इन सबकी। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा। वीक एसिड, सुनो क्या लिखा बेटा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। अब इसके साथ क्या दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। अब तुम देखो, तुमने ये पढ़ा है अभी, CH3COO, देखो ये Na यहां लग जाएगा, H के साथ वाटर अलग हो जाएगा, H2 अलग हो गया, और ये Na तुमने पढ़ा था वहां पे सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट कैसे बन रहा है, वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा बेटा, ये बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट समझ में आया, बेसिक सॉल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्ट बनाया जा रहा है ना। तो ये जो सॉल्ट होगा ये बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा बेटा, ये बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच 7 से ऊपर होगा। इसका पीएच क्या होगा बेटा, 7 से ऊपर। कैसा कलर देगा, या तो ग्रीन कलर देगा, या तो एक ऐसा कलर देगा बेटा मेरे पास, ब्लू कलर देगा। समझ में, ग्रीन या तो ब्लू कलर देगा। डन। क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक, 14 थोड़ी होगा इसका पीएच, हो सकता है 7.5 हो, 8 हो, 8.5 हो, बहुत इससे ऊपर नहीं होगा। देन और कोई देख लो, आपने एग्जांपल लिया CH3COO माइनस COOH, इसका रिएक्शन KOH से करा दिया, क्या बनेगा, CH3COOK और H2O, ये बन गया। तो ये भी एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। से पोटेशियम एसिटेट, के मतलब पोटेशियम, CH3COO मतलब एसिटेट, NaNO3 देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो एसिडिक हुआ। हाँ एग्जांपल देना है, NaNO3 एसिडिक हुआ। एक मिनट, इसमें एग्जांपल, इस वाले में एग्जांपल देगा कैसे बन रहा। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों ने। देखो HNO3 ले लोगे भाई, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से करा दिया। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होगा, क्या बनाएगा NaNO3 और साथ में बनाएगा H2O, न्यूट्रल होगा बेटा, न्यूट्रल वाले में जाएगा, ठीक है, पीएच चेंज नहीं करेगा। NaNO3 न्यूट्रल वाला रहेगा, इसका पीएच चेंज नहीं होगा क्योंकि NaNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स व्हाई। इसके बाद कॉमन, एक मिनट थोड़ा सा कम नहीं लग रहा, अभी और भी होता है, जैसे एक बात समझो, क्या था बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये भी होता है, वीक एसिड वीक बेस भी होता है, इसमें लिखा नहीं, रुको मैं लिख देता हूं। मान लो वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका भी जो पीएच रहता है वो ऑल्टर करता है। आप इस केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, एक वीक एसिड ले लो, CH3COOH, वीक एसिड हो गया। वीक बेस ले लो, NH4OH, है ना, NH4OH, तो क्या बनाएगा बेटा, ये वाटर बना देगा, और CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये ऐसे जुड़ जाएगा, माइनस नहीं लगाओगे तो चलेगा, अमोनियम एसिटेट, ठीक है। तो इसका जो पीएच रहता है वो भी वेरी करता है कि आपने, हाँ न्यूट्रल ही रहता है वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, हल्का सा एसिडिक या हल्का सा बेसिक, कोई सा भी आंसर इसमें से आ सकता है। क्लियर हो गया, ये वीक एसिड वीक बेस का आंसर है। तो पिछले जितने भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन पूछे गए उनका लगभग आंसर आपको उस वाले में मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ से मैच कर लेना कि कौन कौन सा आंसर क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। ये जितने थे लगभग मैंने करा दिया, ठीक है। सोडियम एसिटेट करा दिया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, सोडियम कार्बोनेट बनाया ना, नहीं सोडियम कार्बोनेट बना ना, सोडियम कार्बोनेट नहीं बना, तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा वो समझता है, सुनो। सोडियम कार्बोनेट, देखो बेटा, सोडियम कार्बोनेट एक वीक एसिड लेना पड़ेगा, वीक एसिड में कौन सा लूंगा बेटा, H2CO3, इसका लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH से मैं कराऊंगा, क्या बनाएगा, वाटर, वाटर के साथ Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा बेटा, ये बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा बेटा, ये बेसिक सॉल्ट होगा, समझ रहा है। Na2 कैसे आया? देख बेटा क्या होता है, Na2 कैसा है वो बता रहा हूँ ना। सोडियम का वैलेंसी 1 है, CO3 का वैलेंसी 2 है, पूरा 9 का है, दूसरे है इसका है, Na के बगल में आ गया 2, CO3 के होल बगल में आ गया 1, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो आ जाएगा Na2CO, ये आंसर आ गया, समझ में आया। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल NaCl, NaCl कहाँ से मिलता है बेटा हमें, सी वाटर, पहला तो हो गया सी वाटर, या जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता है वहां से मिलता है। सी वाटर में क्या करते हैं, पहले समुद्र के पानी को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जब पानी, मतलब सुखाना मतलब इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है तो जो नमक रहता है वो हमें मिल जाता है, उसको प्रोसेस करते हैं, सेपरेट करते हैं, पैकेट में भर के भेज देते हैं। हाँ, टाटा नमक है, देश का नमक, ऐसा ही आता ना। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का क्या यूज होता है, देखो पहले तो खाने के लिए, दूसरा भाई ने बोला लेबोरेटरी वाला, ठीक है। अब एक रॉ मटेरियल है, क्या क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन का बेकिंग सोडा बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, क्लोरीन गैस बना सकते हैं, सोडियम मेटल बना सकते हैं, ये सब बना के दिखाएंगे। कॉमन सॉल्ट इज कुकिंग फॉर इम्प्रोवाइज द फ्लेवर ऑफ द फूड, अरे खाने में नमक कम पड़ जाता है, घर में थाली फेंक दे, क्या ये खाना बनाया तुमने, तो ऐसा अगर ये नमक पड़ा है तो थाली टूटने से बच जाए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर वर्किंग द नर्वस सिस्टम, लोगों का बीपी लो हो जाता है ऐसे नमक ना खाओ, बहुत लोग है ना व्रत कर लेंगे बिना नमक खाए, है ना, कि एक समय नमक खाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज प्रिवेंटेड एज अ पिकल, करिंग मीट एंड फिश प्रिजर्वेशन, ठीक है, इन सब के लिए भी वो काम में आता है, ठीक। हाँ, स्टोर करने के लिए, अरे वो जैसे मछली काट दे बीच में नमक फंसा के ऐसा रख देते। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, अभी ये नमक नहीं होता तो नहा नहीं पाते आज, दिक्कत हो जाती है। कॉमन सॉल्ट जो होता है इसको बर्फ की, जैसे सड़कों पे बर्फ जम जाती है ना हिल स्टेशन पे, भोपाल में नहीं होता ये सब, ऐसे मान लो सड़कें हैं उस पे ऐसे बर्फ जम गई हिमालय पे कहीं ऐसे, मतलब अपन हिमाचल प्रदेश गए, उत्तराखंड गए, तो वो नमक डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, और मतलब जो नमक है वो मतलब
जो बर्फ है उसको गला के पानी में कन्वर्ट करके बाहर देता है, ठीक है, कुछ जगह तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, क्या क्या केमिकल बन सकते हैं कॉमन सॉल्ट से? तो पहले बता दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, बहुत कुछ बनाना है तो, ठीक है। पहले दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कैसे बनता है? ये एक मेथड है, इसको हम कहते हैं बेटा क्लोर एल्काइल प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा? क्लोर एल्काइल प्रोसेस। क्लोर एल्काइल प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्काइल प्रोसेस क्या होता है? देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ देगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ देखो, एक बीकर लेना है, सुनो, डिकम्पोजिशन बेटा, इधर देखो, अपने को क्या करना है, पानी लेना है, ठीक है। पानी में अपने को ऐसे नमक डाल देना है, NaCl डाल दिया तो NaCl क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद डिसॉल्व हो जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा बेटा, कुछ देर बाद डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे NaCl इसके अंदर डिसॉल्व हुआ तो यहाँ पे ढेर सारे Na+, यहाँ पर ढेर सारा Na+ और Cl- आ जाएगा। 2 रॉड लगानी है और रॉड पे इलेक्ट्रिसिटी दे देनी है। रॉड के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना है। क्या लगाना है बेटा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर देखो बहुत सारा Na+ Cl- है, बहुत सारा Na+ Cl- है, बहुत सारा Na+ Cl- है, Na+ और Cl- बहुत सारा, Na+ Cl- बहुत सारा, Na+ Cl- बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा Na+ Cl- है। जैसे ही ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव चीजों को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे मान लो ये रॉड में मैंने बटन ऑन किया, अरे की ऑन करते ना, की ऑन लगाया, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसी इसके अंदर जाएगी, इस रॉड पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आई तो ये वाला भाई पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला भाई कैसा हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो करेगा क्या, सुनो, जैसे NaCl पूरा इधर उधर जो बटा हुआ था वो अब अलाइंड हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा। पूरा Na एक तरफ, पूरा Cl एक तरफ, समझ में आया? पूरा Na एक तरफ आ जाएगा, पूरा Cl एक तरफ आ जाएगा। डन, समझ में आ गया? तो Na अलग और Cl अलग। सुनो, तो करना क्या है, हमने पास ये पॉजिटिव है, यहाँ सारा पॉजिटिव है ना बेटा, ये पॉजिटिव की तरफ कौन सा आके अट्रैक्ट हो जाएगा? Cl- आके अट्रैक्ट हो जाएगा। सारे Cl इस तरफ आ जाएंगे, सारे Cl इस तरफ आ जाएंगे, सारे Cl इस तरफ आ जाएंगे और सारे Na यहाँ चले जाएंगे, सारे Na+ यहाँ चले जाएंगे। ये समझ में आया? अब यहाँ समझिए, हमारे पास पानी में 2 चीजें और थी, OH- और H+। पानी है ना, पानी टूटेगा तो OH-, H+, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे जब इस वाले नेगेटिव टर्मिनल पे ढेर सारे H+ आयन आ जाएंगे। अरे नेगेटिव टर्मिनल पे क्या है, ढेर सारा H+ आयन आ जाएगा, ढेर सारा H+ आयन आ जाएगा। तो जब ढेर सारा H+ आयन आएगा तो ये H+ मिलके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इस नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस, ढेर सारी हाइड्रोजन गैस इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल जाएगी। ये समझ में आया बेटा? ढेर सारी हाइड्रोजन गैस इस नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। डन, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ से ढेर सारी क्लोरीन गैस आपस में मिलके क्लोरीन गैस बनाएगी। तो Cl2 क्लोरीन गैस ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से निकल जाएगी। ये समझ में आया? ढेर सारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई। ये सब इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब बचेगा क्या? यहाँ बचेगा सारा Na। जब ये Cl, सुनो, Cl तो गैस बना के उड़ गया। अरे Cl क्या बना के उड़ गया बेटा? Cl गैस बना के उड़ गया। जब Cl गैस बना के उड़ गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो सिर्फ OH- बच रहा है और इस तरफ क्या बच रहा है? H। यहाँ पे देखो OH- बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है? Na+ बच रहा है। देखो ये हाइड्रोजन गैस, ये तो सारी हाइड्रोजन जो गैस है, ये तो हाइड्रोजन आयन है, ये सारे गैस बन के उड़ गए, ये सारे गैस बन के उड़ गए ऊपर, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन निकल गया, सब निकल गए, इधर Na बचा, इधर OH बचा, ठीक है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है? मतलब क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया है तो मेनली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम तो होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसे तो लगा ही नहीं होगी। चलो देखो बेटा, यहाँ पे Na अकेला है, अरे देखो Na अकेला है ना, Na और OH
कितने बेटा ये 2। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक प्रकार की छन्नी होती है। छन्नी समझ तो सीव, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जो छेद होता है ना उसमें से हमेशा जो स्मॉल आयन है वो हमेशा ट्रांसफर होता है। हमेशा यहाँ से Na जो Na है ना, Na छोटा है, OH, अरे ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी, 2 है ना, तो ये एटम बड़ा, ये ग्रुप ऑफ एटम बड़ा हो गया, और ये ग्रुप ये यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमेशा चाय छानते हो तो चाय जो लिक्विड होता है वो चला जाता है, छन्नी में ऊपर चाय पत्ती रह जाती है। तो सोडियम अगर यहाँ Na जो OH है अगर वो यहाँ आने का ट्राई भी मारेगा तो आ पाएगा क्या? सोडियम क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ भाग जाएगा, क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड हमेशा मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो सारा का सारा Na जो है वो इस बगल से उठ के इस बगल आ जाएगा, क्योंकि इसको ये Na है, इसने यहाँ पे एक नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पे इसको OH माइनस नेगेटिव भी तो बुला रहा है ना। देखो यहाँ पे ढेर सारे OH माइनस आ जाएंगे, तो ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये Na को बुलाएगा, Na बोलेगा तू आ जा, कहता भाई तू देख लेना मेरा साइज बड़ा, मैं कहता जाऊंगा चटनी पार करके, या तू आ जा, तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम इधर साइड को भागेगा। तो इस ये जो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बेटा, ये जो पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाले पे मेरे पास क्या बनेगा, NaOH बनेगा। पॉजिटिव वाले पे क्या बनेगा बेटा मेरे पास, NaOH। सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है कि जो NaOH है वो पॉजिटिव रॉड के पास ही क्यों बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पॉजिटिव रॉड के साथ क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। OH माइनस आयन Na प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो Na प्लस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके आ जाता है, क्योंकि Na प्लस का साइज छोटा होता है। और OH माइनस आयन क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि OH माइनस आयन का साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। OH 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साथ में जाने की कोशिश करेंगे नहीं जा पाएगा, लेकिन Na का साइज छोटा होता है, इसलिए वो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स को पार करके आ जाता है। डन। अलग-अलग जाए तो ORH अलग-अलग नहीं जाता, अलग-अलग मतलब तोड़ के वो कह रहा आधा इधर चला जा, नहीं बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। और ये Na किसी से बॉन्ड ही नहीं है ना, Na इधर मतलब अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? OH से, NaOH से अट्रैक्ट हो गया NaOH। तो NaOH कहाँ बनेगा, तो ये NaOH बनाने का प्रोसेस है। कि क्या बनाने का प्रोसेस बेटा, NaOH बनाने का प्रोसेस है। NaOH कहाँ बनेगा, NaOH हमेशा पॉजिटिव रॉड की तरफ बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रॉड वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको अपन एनोड कहते हैं। तो एनोड की तरफ बनेगा, क्या बनेगा बेटा हमारे पास, एनोड की तरफ हमारे पास NaOH बनेगा। एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस जो रहेगी वो क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस रहेगी, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। अब इंपॉर्टेंट है बहुत, टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझो। हाइड्रोजन गैस कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे यूज करते हैं बेटा, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजर्स, तो फ्यूल मार्गराइन्स और अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राइन क्या होता है, जब हाँ ब्राइन वाटर होता है। ब्राइन मतलब जिस ऐसा पानी जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नमक डला हुआ हो, बहुत ज्यादा नमक डाला, उसको ब्राइन कहता है। पानी में बहुत ज्यादा नमक डाल देंगे तो वो ब्राइन हो जाता है। हाँ, तो ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ब्राइन में क्या है, NaOH प्रेजेंट है। अब किस साइड है NaOH हमारा हमेशा क्लोरीन जहां पे बनता है उस साइड बनता है। डन, क्लियर हो गया। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्लोरीन का ऐसा काम क्या है, वाटर को रिट्रीट करता है, साफ करता है पानी को। तालाब वाला का पानी गंदा हो जाता है तो क्लोरीन डालता है। स्विमिंग पूल का पानी है ना, कभी वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क, वहाँ पे नहा क्या होता है, ऐसे कहते हैं स्किन 2 मिनट के लिए ऐसे ना उसके बाद काली मिलती है, क्योंकि उसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा होता है पानी के अंदर। ठीक है, पीवीसी बनाने के लिए काम में आता है, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए काम में आता है। डिसइंफेक्टेंट समझ में आता है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो हाँ पेस्टिसाइड तो नहीं होता, डिसइंफेक्टेंट थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए काम में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की ठंडी गैस होती है, और पेस्टिसाइड बनाने के लिए काम में आता है। तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में भी छोड़ मारने वाली दवा, एक मिनट, जो हमारे पास ये सब्सटेंस है NaOH एक प्रकार का डीग्रीजिंग मटेरियल है। डीग्रीजिंग मटेरियल अगर कहीं लगा दोगे तो डीग्रीज कर दे, ग्रीज मतलब ऑयल जैसा रहता है ना, ऑयल को हटा देता है। सोप बनाता है, साबुन बनाने के लिए काम में आता है। डिटर्जेंट बनाने के लिए काम में आता है। पेपर बनाने के लिए काम में आता है। पेपर कैसे बनता है, जो लकड़ी, जो अपने पास पेड़ होता है, पेड़ के जो भी ऐसे
रेसिडुअल जो हमारे पास जो रहता है उसमें क्या करते हैं हम मिला देते हैं उसके अंदर NaOH का सॉल्यूशन। भूसे से पेपर बना सकते हो, जो भूसा रहता है ना, भूसे को ऐसे लेना और उसमें क्या करना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे मिला देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना, उस सॉल्यूशन को ऐड कर देना, मतलब पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना, घोल देना, उसको मिक्स हो जाए। भूसा जो गाय खाती है ना, तो हम लोग में से कोई ना कोई तो खाता ही होगा, ठीक है। चलो तो ऐसे करके वो ऐसे उसमें लेना और ऐसे करके डाल देना NaOH को, कुछ देर बाद देखोगे तो पेपर बन जाएगा, ठीक है। वो हेल्प करता है पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाता है, ठीक है। चलो, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप डिटर्जेंट बता तो दिया, और कितना बताना है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाने के लिए काम में आता है, कपड़े बनाने के लिए काम में आता है। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, बॉक्साइड और से एल्युमिनियम निकालने के लिए काम में आता है, और डीग्रीजिंग मटेरियल है, रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनिंग में काम में आता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज शायद जो रह गई है, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ देना। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड द ब्राइन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन कहता है, ठीक है। चलो ये यहाँ तक तो लिख लो आज, फिर देखते हैं कल।